गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर एंड आज हम माइक्रो का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। सो अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, हाँ या ना। देन हमने बात की कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी एक प्रोड्यूसर खर्चे इनकर कर रहा है, खर्चे कर रहा है, उसे हमने कॉस्ट का नाम दिया, उसका भी था। अब हम पढ़ेंगे कि एक प्रोड्यूसर के लिए रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू इज, फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में आता है कि किसी फॉर्म में प्रोड्यूसर के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा इन हो रहा है, हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोड्यूसर की कमाई क्या होगी, एक प्रोड्यूसर अपने घर क्या लेके जाएगा, तो हम कहेंगे कि जी प्रॉफिट लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? प्रॉफिट लेकर जाएगा। जो भी उसने कमाया वो एक्चुअली क्या है, घर पे क्या जाएगा, प्रॉफिट जाएगा। नाउ द थिंग इज कि जब मैं बोल रही हूँ कि हम एक प्रोड्यूसर के रेवेन्यू को स्टडी कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल रही हूँ कि हम प्रोड्यूसर के प्रॉफिट को स्टडी कर रहे हैं? रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या एक ही बात है? तो जवाब होगा नहीं। रेवेन्यू में हम बोल रहे हैं कितना कमाया, या फिर हम बोल रहे कितनी अर्निंग्स है, कितना इनफ्लो आया गुड्स को सेल करके। लेकिन जब आप प्रॉफिट की बात करें, आप कहोगे उसमें भी तो यही बोल रहे हैं कि अर्निंग कितनी है, कमाई कितनी है, या फिर कितना इनफ्लो है। फर्क क्या है? प्रॉफिट में जब आप प्रॉफिट की बात कर रहे हो तब आप रेवेन्यू में से सारे आउटफ्लोज निकाल चुके हो। क्या मतलब है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखो, हो क्या रहा है कि अगर मेरी फैक्ट्री है एंड मैंने क्या किया, 1000 रुपए के गुड्स बेच दिए, मेरे पास 1000 रुपए आ गया, हाँ या ना, इन आ गया। नाउ द थिंग इज, क्या मैं 1000 रुपए का 1000 रुपए अपने घर ले जाऊंगी? मैं एंटरप्रेन्योर हूं, लेकिन मैंने लैंड भी यूज किया, लेबर भी यूज किया, कैपिटल भी यूज किया, रॉ मटेरियल भी यूज किया। सब चीजों का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कॉस्ट चैप्टर में पढ़कर नहीं आया हो कि बिजनेस में कॉस्ट होती? तो जितना भी पैसा मैंने कमाया, इसमें से क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट भी तो होंगी। जब मैं वो सारी कॉस्ट पे ऑफ कर दूंगी, फिर मेरे हाथ में कितना पैसा बच गया, ये मैं अपने घर लेकर जाऊंगी, ये मेरा प्रॉफिट है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की और जब हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, तो दो अलग अलग बातें। रेवेन्यू एक होल इनफ्लो है कि बिजनेस में कितना पैसा आया गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के। इसमें से जब आप क्या करोगे, सारी कॉस्ट को पे कर दोगे, उसके बाद जो हिस्सा बच जाएगा आपके हाथ में, वो प्रॉफिट होगा। तो रेवेन्यू ये पूरा सर्कल है, प्रॉफिट सिर्फ ये हिस्सा। हमें समझ में आया कि किस तरीके से रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग चीज है। तो अगर आपको बोला जाए रेवेन्यू को डिफाइन करो, तो क्या बोलोगे कि रेवेन्यू इज अर्निंग्स मेड बाय सेलिंग आउटपुट। एक प्रोड्यूसर जो पैसा बिजनेस में लेकर आ रहा है, अपनी आउटपुट्स, जो भी सामान बना है उसे बेच करके, उस सारे पैसे को हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में से जब हम क्या करेंगे, सारे लोगों को कॉस्ट को पे ऑफ कर देंगे, जो हाथ में बच जाएगा वो क्या होगा आपके लिए, आपका प्रॉफिट होगा। तो इस चैप्टर में हम प्रॉफिट के बिहेवियर को नहीं, हम रेवेन्यू के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं कि जो बिजनेस में पैसा इन आ रहा है वो कैसा 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 बिहेव करता है, किस किस तरीकों से आप उन्हें स्टडी कर सकते हो। रेवेन्यू चैप्टर कंपैरेटिवली जो हमारे पिछले दो चैप्टर्स है उसी की तरह, उसी फ्लो में फ्लो करेगा। अगर हमें समझ में आ गया कि प्रोडक्ट क्या है, अगर हमें समझ में आ गई कॉस्ट कैसा बिहेव कर रही है, तो रेवेन्यू का बिहेवियर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हो। प्रोडक्ट हमने क्या समझा था कि प्रोडक्ट इनिशियली क्या कर रहा था, राइज कर रहा था, ग्रेजुअली क्या करने लग जाता था, डिक्लाइन करने लग जाता था। रीजन क्या दिया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्योंकि पहले आउटपुट इंक्रीज कर रहा था तो कॉस्ट क्या कर रही थी, गिरती 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 जा रही थी। लेकिन जब प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगा, प्रोडक्ट कम आने लगा, तो कॉस्ट क्या हो गई हमारी, इंक्रीज करने लग गई। किसको बात समझ में आ रही? इसका भी रीजन क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ना आप दिमाग लगाओ कि एक प्रोड्यूसर के लिए जब उसे खर्चा कम पड़ रहा है तब रेवेन्यू क्या होगा,
और जब उसे खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, कॉस्ट ज्यादा बियर करना पड़ रहा है, तो रेवेन्यू क्या होगा? यही क्या है रेवेन्यू का बिहेवियर। फॉर्मली पढ़ते हैं, हमारे पास क्या आ जाएंगी टर्म्स आ जाएंगी, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू होगा जितने भी आउटपुट आप बेच रहे हो उसके अगेंस्ट मिलने वाला सारा पैसा। यानी कि अगर 1 यूनिट बेचा मुझे 10 रुपए मिला, 2 बेचा मुझे 20 मिला, 3 बेचा मुझे 30 मिला, 4 बेचा मुझे 40 मिला। ये मेरा क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू। 1 का टोटल रेवेन्यू 10, 2 का टोटल रेवेन्यू 20, 3 का टोटल रेवेन्यू 30। टोटल रेवेन्यू ढूंढना कैसे? मान लो कि मैं बिजनेस कर रही हूँ लॉटी चौको पाए का। मैं क्या बेच रही हूं? मैं बेच रही हूँ लॉटी चौको पाए। इसका प्राइस कितना है? तो अगर 1 लॉटी चौको पाए बेचा तो कितना पैसा आएगा? 2 बेचा है तो, 3 बेचा है तो, 4 बेचा है तो। क्या नोटिस कर रहे हो कि टोटल रेवेन्यू, टोटल कितना पैसा आएगा वो पता कैसे लगेगा? टोटल रेवेन्यू पता लगेगा अगर मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दूं। ये क्वांटिटी है, ये मेरे पास क्या है? प्राइस है। इतने प्राइस पे अगर 1 क्वांटिटी बिकी तो 10 रुपए मिलेगा। इतने प्राइस पे अगर 2 क्वांटिटी बिकी तो, इतने प्राइस पे अगर 3 क्वांटिटी बिकी तो। किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो टोटल रेवेन्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरा टीआर आ जाएगा। नाउ अगर आपको अपना टीआर मिल चुका है तो एमआर कैसे ढूंढोगे? एमआर क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिन शब्द का मतलब हम बार बार क्या समझ के आए? कितना चेंज आ रहा है जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे मूव कर रहे हो। तो मान लो टोटल रेवेन्यू 1 2 3 4 का कितना है? 10, 20, 30 एंड 40। चेंज कितना आया? 10 का। चेंज कितना आया? चेंज कितना आया? ये आपका क्या हो जाएगा? किसको बात समझ में आ रही? यानी मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? टोटल रेवेन्यू हाँ या ना ऑफ एन, सेकंड वाले का, इस वाले से इसको माइनस कर देंगे। 20 में से 10 माइनस किया 10, 30 में से 20 माइनस किया 10, 40 में से 30 माइनस किया 10। तो इसको बुक लिख देती है टी एन माइनस टी एन -1। हमें लगता है कि बुक ने इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिया, ये क्या लिख दिया? कुछ भी तो नहीं किया। क्या किया यहाँ पर कि टोटल रेवेन्यू ऑफ एन, मान लो एन की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो बोला है टोटल रेवेन्यू ऑफ सेकेंड टर्म माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन -1, मतलब एन 2 माना था, 2 - 1 पिछली टर्म पे चले जाओगे। तो यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हमने क्या कर दी? माइनस कर दी। हमारे पास क्या आ जाए? चेंज की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली कर क्या रहे हो आप? कर कुछ नहीं रहे, आप हमेशा जंप की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो कि जब आप एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी पे मूव करते हो तो आप कितना जंप कर रहे हो। इतनी बात हमें समझ में आ रही है? हाँ या ना? अच्छा, एक और बात करें छोटी सी। हमारे बुक में ना एक ये फॉर्मूला भी दिया होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ना कहीं मन में आता है कि मुझे अगर टीआर का चेंज पता है 10 ही है और क्वांटिटी भी पता है कि चेंज है, तो इस फॉर्मूला की जरूरत क्या है? मैं सीधा ही चेंज देख लूंगी ना। क्या कहना चाहती हूँ देखो, हमारे पास सम क्या था? 1 2 3 4। डाटा यही था ना, टोटल रेवेन्यू 10 20 30 एंड 40। नाउ व्हाट आई फील लाइक इस फॉर्मूला की बुक में जरूरत ही क्या थी? यहां से तो हम सीधा ही मार्जिनल निकाल सकते हैं ना। कितना चेंज आया? 10 का। कितना चेंज आया? 10 का। कितना चेंज आया? 10 का। तो बुक में ये चीज लिखी क्यों हुई है? जब टी आपने लिख दिया बुक ने TRN माइनस TRN -1, इससे सीधा ही आंसर आ जाएगा। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसको मैं यूज ही क्यों करूंगी जब मेरे पास सीधा ही आ जाएगा? जब मैंने टीआर का चेंज ही फाइंड आउट कर लिया, फिर मुझे उसको चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड करने की जरूरत क्या? ये आपका यूज में आएगा अगर आपको चीजें इस तरीके से दी हुई है। मान लो आपको दिया हुआ है क्वांटिटी 1 से कहां गए हो? 4 पे डाटा दिया हुआ है एंड टोटल रेवेन्यू कहां गए हो?
10 से 40 पे। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू के डेफिनेशन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, वो हमेशा हमें कहता है कि जब एक यूनिट चेंज किया है तब कितना चेंज आया टोटल रेवेन्यू में। यहां पर यूनिट्स कितने चेंज करें? 4 यूनिट्स चेंज करें। नाउ व्हाट द प्रॉब्लम मार्जिनल रेवेन्यू विल फेस इज कि अगर आप यहां पर करते हो TRN -1, तो अगर मान लो आपने TRN की वैल्यू ये उठा ली कि चौथे पे TR फोर्थ टर्म माइनस TR, यहां पे आपको थर्ड टर्म की जरूरत पड़ेगी एंड थर्ड टर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तब आप क्या यूज करोगे? तब आप ये यूज करोगे, बोलोगे TR में टोटल चेंज कितना आ रखा है यहाँ पे, बताओ 40 पे हो 10 पे, 40 10 30 का चेंज है, हाँ आया ना। यहां पर देखो कितना चेंज है, 4 एंड 1 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट्स। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? सेम आया कि नहीं आया? यानी कि इसकी मन में सवाल आना चाहिए ना कि जब ये चीज हमें पता लग गई, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्यों हमें करना है, 10/1 क्यों लिख रहे हैं? 10/1 के लिए नहीं, वहां पे आप सीधा, क्योंकि क्वांटिटी में एक ही चेंज है तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 1 ही बनेगा, इसलिए आपको लग रहा है कि क्या ही जरूरत थी, सीधा यही कर लेते। लेकिन इन केस आपके पास टर्म कॉन्सिक्वेंटली गिवन नहीं है, 1 2 3 4 सारी टर्म्स नहीं गिवन, 1 के बाद सीधा 6 गिवन, फिर चेंज कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको चेंज हमेशा कैसे देगा, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, चेंज तो आपको हर स्टेप पे देखना है ना। किसको बात समझ में? हाँ या ना? समझ में आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू क्लियर हुआ। चलो अब हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू, भाई ये क्या चीज होती है? एवरेज हम हमेशा क्या समझ के, क्या टोटल उठाओ जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स में बराबर बराबर बराबर, यानी कि अगर एक यूनिट से 10 रुपए कमाया, 2 यूनिट से 20 कमाया, 3 यूनिट से 30 कमाया, 4 यूनिट से 40 कमाया, और आपको बोला कि एवरेज रेवेन्यू निकालो, तो क्या करोगे? आपको हर बार बताना है एक यूनिट से कितना कमाया। एक यूनिट से 10 कमाया, 2 यूनिट से 20 कमाया, तो एक यूनिट से कितना कमाया होगा? 20 डिवाइडेड बाय 2। 3 यूनिट से 30 कमाया, तो एक यूनिट से कितना कमाया होगा? किसको बात समझ में आ रही है? यानी एवरेज रेवेन्यू आप कैसे फाइंड आउट कर दो? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। इतना सबने बनाया, कितने लोगों ने बनाया? 3 ने बनाया, सब में बराबर बराबर। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? इतनी बात हमें क्लियर हो रही है। एवरेज रेवेन्यू क्या? अच्छा फिर एक और रिलेशनशिप समझते हैं। हमें क्या गिवन है, हमारी बुक बोले कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। ओके, अगर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस है, आप बोल क्या रहे हो कि कितना एक यूनिट से कितना रेवेन्यू आ रहा है वो बराबर है कि उसका प्राइस कितना है। कैसे बात सच होगी? देखो अभी देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, हाँ है ना। मैं टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करूं? प्राइस इंटू क्वांटिटी, हाँ या ना। एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आ गया? प्राइस के बराबर आ गया, हाँ है ना। यानी एक यूनिट का कितना प्राइस है वही क्या होगा कि एक यूनिट से आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। चलो तो हमने काफी कुछ समझा यहाँ पे। हमने समझा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज की बात की। अब बात करते हैं कि प्राइजेस कई बार कांस्टेंट होंगे एंड कई बार नॉन कांस्टेंट होंगे। क्या मतलब है? देखो यहां पर आप क्या नोटिस कर रहे हो, AR प्राइस बराबर है क्वांटिटी की, कुछ 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 प्रोड्यूस हो रही है, कुछ ना कुछ AR है, वो हमने क्या मान के चले कि प्राइजेस में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। प्राइजेस यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। लौटी चौको 10 रुपए का ही मिलेगा, 10 10 10 10 10 10। ओके, टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा? एक यूनिट से 10 बना 10, 2 यूनिट है हमारे पास, एक का प्राइस 10 है, तो टोटल कितना पैसा बनेगा? 20। 3 यूनिट्स बेचोगे, एक का प्राइस 10 है, टोटल कितना बनेगा? 30 40 50। ओके, टोटल रेवेन्यू आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू अगर देखे चेंज कितना आ रहा है, देखो 10 to 20 10 का चेंज, 20 to 30 अगेन 10 का चेंज, 30 to 40 अगेन 10 का चेंज, हाँ या ना। किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही? नाउ यहां पर ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो कि अगर आपके प्राइजेस कांस्टेंट है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दिमाग लगाओ, अगर हर बार
प्राइस में कितना है चेंज, प्राइस जो है वो हमारा 10 ही है, तो हर बार जब एक और यूनिट सेल ऑफ होगी तो जो एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है वो 10 ही तो होगा। यानी कि अगर लॉटी चोको पाई का प्राइस कांस्टेंट है, फिक्स है, तो जब एज अ दुकानदार मैं हर बार एक और लॉटी चोको पाई बेच रही हूं तो मेरे रेवेन्यू में जो चेंज आएगा वो हमेशा सेम ही तो आएगा, 10 से ही तो बढ़ेगा रेवेन्यू हर बार जब भी एक एडिशनल लॉटी चोको पाई सेल हो रहा है। हाँ या ना? तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब भी बिहेवियर, यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, कि जब भी प्राइजेस, जब भी AR कांस्टेंट है उस टाइम हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, AR के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और जो TR है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, सीधा सीधा कांस्टेंट रेट पे क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो हमारा जो एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू है पिंक लाइन में क्या है, वो कांस्टेंट बना है। अगर 10 है तो वो 10 ही रहेगा, डिस्पाइट आप कितनी मर्जी क्वांटिटीज बेचते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड जो हमारा TR है वो क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड पे इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि हर बार TR में जंप कितने का लग रहा है, 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का, तो TR कांस्टेंट स्पीड पे बढ़ता जाएगा। इसकी ऑब्जर्वेशन हमने क्या नोटिस कर ली, अगर प्राइजेस कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो MR है वो कांस्टेंट होगा। हाँ या ना? हमारा AR इक्वल होगा MR के, और हमने नोटिस किया कि जो TR है वो इंक्रीज करेगा एट अ कांस्टेंट रेट। किसको बात बिल्कुल समझ में आ रही है? ये तीन हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कर ली। लेकिन व्हाट इफ ये जो प्राइजेस है ये कांस्टेंट ना हो, जो प्राइजेस है वो कांस्टेंट ना हो, प्राइजेस में कुछ ना कुछ चेंज आए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो AR पहले 10 था, फिर 9.5 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8.5 हो गया। कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसके प्राइजेस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, टोटल रेवेन्यू निकालो। 1 into 10 10, 2 into 9.5 19, 3 into 9 27, 4 into 8.5 34। MR निकालो, चेंज कितने का है, 10 का, सॉरी यहां से यहाँ पे चेंज कितने का है, 9 का। 19 से 27 में चेंज कितने का है, 8 का। 27 से 34 में चेंज कितना है, 7 का। यहां पर हम क्या नोटिस कर पाएंगे कि हमारा जो MR है और जो AR है दोनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। हाँ या ना? और इस केस में जब आप अपने TR को देखोगे वो भी क्या बना है, इस शेप में बना है। इसका मतलब समझते हैं, क्या नोटिस किया हमने कि हमारा TR कर्व ऐसा बन रहा है, हाँ या ना? और हमारा MR और AR इस तरीके का बन रहा है, ठीक है, AR MR एंड ये हमारे पास है TR। नोटिस करने वाली क्या बात है, हमें पता है कि MR एंड AR दोनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं। जब MR डिक्लाइन करेगा, यानी कि अगर MR की वैल्यू 9, 8, 7 ऐसे गिर रही है, इसका मतलब है कि जो वैल्यू TR में हर स्टेप पे ऐड हो रही है वो घट रही है। क्या मतलब है कि पहले TR ने 9 से जंप मारा, फिर TR ने 8 से जंप मारा, फिर TR ने 7 से, हर बार जितने से वो आगे बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, घटता जा रहा है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि TR इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीज करेगा लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे, फर्स्ट पार्ट में यहां तक। उसके बाद जब हमारा MR क्या हो गया, 0 हो गया, तो TR में एडिशन होना बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारा MR नेगेटिव जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो हमारा TR क्या करेगा, जैसे ही MR नेगेटिव हुआ, TR में कुछ ऐड होने की जगह कुछ माइनस होने लग जाएगा, तो TR क्या करेगा, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। नाउ अगर हम बात करें एवरेज एंड मार्जिनल के बारे में, आप नोटिस कर सकते हो मार्जिनल नीचे है, एवरेज ऊपर है। क्या मतलब है इस बात का कि मार्जिनल रेवेन्यू डिमिनिशेस या डिक्लाइंस एट फास्टर
स्पीड देन ए आर। जिस स्पीड से ए आर डिक्लाइन करेगा एम आर उससे ज्यादा स्पीड से डिक्लाइन करेगा। देखो ये हमने प्रोडक्ट में भी देखा, कॉस्ट में भी देखा, रेवेन्यू में भी देखा। अगर एम आर और ए आर के रिलेशनशिप की बात हो रही है, यानी कि एम आर ए आर छोड़ो, मार्जिनल और एवरेज के रिलेशनशिप की कहीं भी बात होगी तो हमेशा नोटिस क्या करेंगे कि मार्जिनल जो भी है, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो कॉस्ट है, चाहे वो प्रोडक्ट है, वो ए आर से ज्यादा शो करेगा। अगर इंक्रीजिंग है कोई भी चीज तो एम आर जो मार्जिनल वाली चीजें हैं वो एवरेज से ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करेंगी। एंड अगर डिमिनिशिंग वाले स्टेज पे, डिक्लाइनिंग वाले स्टेज पे, तो एम हमेशा ए से ज्यादा डिक्लाइन करेगा। यानी कि जो मार्जिनल वाली चीज है वो हमेशा एवरेज वाली आइटम से ज्यादा रिएक्शन शो करेगी। अगर जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट कर्व होता है वो इनिशियली क्या करता है, अपवर्ड जाता है, हाँ है ना, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज्यादा अप जाएगा कंपैरेटिवली एवरेज प्रोडक्ट के। जब गिरने की बात आएगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा गिरेगा कंपैरेटिवली एवरेज प्रोडक्ट। सेम कॉस्ट में होगा, सेम ही रेवेन्यू में होगा। जब भी मार्जिनल एवरेज, देखो हर कॉस्ट में, प्रोडक्ट में और रेवेन्यू में बिहेवियर अलग अलग है कि ग्राफ्स कैसा फ्लो करेगा, लेकिन अगर गिर रहा है तो मार्जिनल ज्यादा गिरेगा, अगर उठ रहा है तो मार्जिनल ज्यादा उठेगा। यहां पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जब हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, मार्जिनल कर्व डिक्लाइन कर रहा है नॉन कांस्टेंट प्राइसेस पे, तो वो ए आर से देखो नीचे बना है, ए आर से ज्यादा स्पीड से क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। यहां देखो 10, 9.5, 9, 8.5 हो क्या रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, 0.5 से गिर रहा है। यहां पर देखो 1 की स्पीड से गिरता जा रहा है। यानी कि मार्जिनल हमेशा एवरेज से क्या करेगा, ज्यादा रिलेशन। देखो ये छोटे छोटे जो टिप्स एंड चीजें होती है ना, ये दिमाग में अपने बिठा लिया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चलो जब हम टोटल या मार्जिनल के रिलेशन की बात करेंगे वो हमें बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स पता लग जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हम कहाँ खाते हैं, क्योंकि हमने रट्टा मारा होता है, एवरेज नीचे ड्रॉ करें या मार्जिनल ऊपर ड्रॉ, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहां पर एक चीज समझो कि अगर चीजें डिक्लाइन कर रही हैं तो मार्जिनल हमेशा, कोई भी कर्व है, मार्जिनल हमेशा नीचे बनेगा क्योंकि वो ज्यादा स्पीड से डिक्लाइन करेगा। एंड अगर चीजें अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है तो मार्जिनल ऊपर बनेगा क्योंकि मार्जिन ज्यादा स्पीड से राइज करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अगर हमें ये समझ में आ गया तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से कांस्टेंट एंड नॉन कांस्टेंट प्राइजेस पे हमारा रेवेन्यू जो है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू रिएक्ट करेगा। एंड उनसे रिलेटेड अपन ने क्या किया, ग्राफ्स भी चेकआउट कर लिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक कांस्टेंट अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करने के बाद टीआर एक पॉइंट पर आकर डिक्लाइन करना ही शुरू कर देगा। इतनी बात अगर हमें समझ में आ रही है, लास्ट हमारे पास टॉपिक है कि फर्म का रेवेन्यू कर्व समझना अंडर डिफरेंट मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये टॉपिक कई बुक्स में तो इस चैप्टर के साथ ही दिया हुआ है, कई बुक्स में क्या किया हुआ है, इस टॉपिक को फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बीच बीच में भी डाला हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हम इस टॉपिक को अभी डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। जो हमारा फर्म वाला टॉपिक है कि अलग अलग मार्केट्स में कैसा दिखेगा हमारा, जो कैसा रेवेन्यू जनरेशन होगा, डिमांड कर्व कैसा दिखेगा, क्योंकि सबसे पहले इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट को समझना पड़ेगा। तो अपना सबसे पहला काम क्या होगा, जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिस्कस करेंगे उसी में अपन क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो जिसका भी ये वाला टॉपिक इसी चैप्टर में इंक्लूडेड है, इस टॉपिक को आप एक बार स्किप कर दो। जब हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट डन कर लेंगे ना, फिर अपन इस टॉपिक पे आके क्या करेंगे, इसे कवर कर लेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको पढ़ना है रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट से किस तरीके से अलग है, टोटल, मार्जिनल, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एंड ये कैसा बिहेव करते हैं अगर प्राइजेस कांस्टेंट है तो, एंड अगर प्राइजेस नॉन कांस्टेंट है तो। एक और छोटी सी एडवाइस, चीजों को रट्टा मारने मत बैठो। इन चीजों को अगर याद करोगे, टेबल्स को एवं ही औखे होगे, कोई अननेसेसरी, इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड। आपको जो हेडिंग दिया हुआ है उस पर फोकस अगर करो कि आपको बोला कांस्टेंट प्राइस, तो मान लो ना कि ए आर का आपका जो मन कर रहा है उसको मान लो, 20 मानना है, 10 मानना है, जो मानना है मान लो, 100 मानना है, अपना एक प्राइस लो और उसे फिक्स कर दो क्योंकि कांस्टेंट बोला हुआ है। उसके बाद आप टी आर और एम आर खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मान लो जैसे मैंने 20 माना होता, ठीक है, कि प्राइजेस क्या है, 20 है, तो 20 इंटू 1 20, 20 इंटू 2 40,
20 इंटू 3 60, 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 500। टोटल रेवेन्यू फॉर्म हो गया मेरा अपने आप। अब मैं क्या करूंगी, चेंज देख लूंगी। अगर यहाँ पे 20 था और यहाँ पर 40 है, कितने का चेंज है? 20 का। कितने का चेंज है? 20। समझो इस बात को कि सारे टेबल को रट्टा मत मारो, रिलेशन बना के याद भी करना है ना। अगर आपने सोच लिया कि हमें तो कुछ समझ में आता नहीं, हम याद करने वाले, फिर भी आपका अटेम्प्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? रट्टा भी मारना है, थोड़ा लॉजिक से मारो। एक फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। याद करना है, ठीक है, मान लो कि हम तो याद करने वाले हैं, हमें नहीं समझ में आया, फिर भी इतना तो हमें समझ में आ गया ना। एवरेज का मतलब एक चीज का आपको प्राइस दिया हुआ है, एक यूनिट का, ठीक है। टोटल में हमें ये पता करना है कि अगर 5 बनी है हर 10 की है तो टोटल कितना रेवेन्यू आएगा। 5 बनी है हर 10 के तो टोटल 85 रुपए आएंगे ना। किसको बात समझ में आ रही है? हाँ है ना। तो टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू आप खुद ब खुद क्या कर सकते हो, यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगर आपको बोल दिया कि प्राइजेस नॉन कांस्टेंट है, क्या बोल दिया? प्राइजेस नॉन कांस्टेंट है, तो कुछ ना कुछ क्या कर लो, एआर में चेंज कर लो, ठीक है। एआर में कुछ ना कुछ चेंज कर लिया, गिरा ली एआर की वैल्यू, फिर उससे क्या करो, मल्टीप्लाई कर करके टीआर ढूंढ लो, माइनस कर करके एमआर ढूंढ लो, स्मार्ट करो। अगर हमें रट्टा भी मारना है, स्मार्टली मारो। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? होपफुली रेवेन्यू समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में बात करेंगे प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की, यानी कि जो लास्ट हमारे पास एलिमेंट बच गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसा बिहेवियर करेगा, क्या क्या चीजें हैं प्रॉफिट के अंदर, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे गाइस।